हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की बुक्स में पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 से लेकर 9th तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ और कल से मैंने क्लास 10th की बुक की शुरुआत कर दी है। और पहला लेसन मैंने आधा पहले वीडियो में पढ़ाया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेसन है तो 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। आज दूसरा पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे, यानी कि आधा लेसन जो बचा हुआ है वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों के बारे में पढ़ रहे थे और गुहिल वंश के जो शासक थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है, जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के गुहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ के राज्य भी स्थापित हुए। राठौड़ की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। ये कुछ विद्वान मानते हैं। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वुतमान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना लिखा है। दयालदास ने इन्हें सूरवंशी माना है और इन्हें ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया है। नैन्सी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। कर्नल टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूरवंशी माना है। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं है, यानी कि ये जो उत्पत्ति का विषय है ये विवादास्पद है, क्योंकि इसमें एक मत नहीं है, सबके अलग अलग विचार हैं। आगे लिखा है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित बताते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष यानी आदि पुरुष सीहा था, जिसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सीहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सीहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। तो ये सीहा के बारे में लिखा है कि इसने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना कर दी थी, लेकिन व्यवस्थित नहीं कर पाया था। अब लिखा है, रावचुंडा 1394 से 1423। अपने साहस और कूटनीति से रावचुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया। पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। उसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चांद बावड़ी कहाँ पर बनी हुई है या चांद बावड़ी का निर्माण कहाँ पर करवाया गया है? तो जोधपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, राव रनमल 1427 से 1438। रनमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। यह विवाह रनमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रनमल का प्रभाव बढ़ गया। रनमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेम का भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई। तो उसकी प्रेम का नहीं, उसकी हत्या करवा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नाम आप देख रहे हैं, राणा लाखा और मोकल, इन सब के बारे में मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ।
तो जिसने भी पहला वीडियो देखा है उसे पता होगा, ये गुहिल वंश के प्रतापी शासक थे। तो गुहिल वंश के प्रतापी शासकों के बारे में पहले वीडियो में बताया है। ये प्रतापी शासक थे, तो इन सब के बारे में पहले वीडियो में मैंने बताया है, जिसने भी देखा होगा उसे पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राव जोधा 1438 से 1489। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। क्योंकि वह मेवाड़ से सुलह करना चाहता था, इसीलिए उसने क्या रास्ता अपनाया कि अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दिया जाए। उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि जोधपुर नगर किसने बसाया, राव जोधा ने। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, जिसे मेहरानगढ़ कहते हैं। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। तो ये मानते हैं, कौन मानते हैं? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राव मालदेव 1531 से 1562। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गांगा था। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूनकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया। ये आपको याद रखना है। जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, और ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वह है उमादे। ये आप याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। आगे लिखा है इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर व उमादे का पिता राव लूनकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव व उमादे के संबंध बिगड़ गए। यानी कि जो मालदेव का ससुर था वह मालदेव की हत्या करवाना चाहता था, और ये सूचना मालदेव की सास ने भिजवा दी। तो इस घटना के बाद मालदेव और उनकी पत्नी उमादे के संबंध बिगड़ गए। वह रूठ कर अजमेर के तारागढ़ में रहीं। वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जैतसी पर आक्रमण कर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। वीरमदेव व राव जैतसी शेरशाह की शरण में चले गए। 1539 व 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटकता रहा। तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्व पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। पंद्रह सौ 43-44 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, और मालदेव को ये आभास भी था कि अगला जो आक्रमण होगा वो शेरशाह स्वयं मालदेव पर ही करेगा। और ये आक्रमण कब हुआ? 1543 और 44 में। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापतियों जयता और कुप्पा ने जनवरी 1544 में गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। तो मालदेव तो मैदान छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जो सेनापति थे वे लगातार युद्ध करते रहे और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये कहा किसने? शेरशाह ने। शेरशाह की मृत्यु के बाद
यानी 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलौदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालौर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो रूठी रानी का नाम याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। ये मालदेव की पत्नी थी, इनका नाम था उमादेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है राव चंद्रसेन, 1562 से 1581। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश न था, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। आगे लिखा है 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भादरा जून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहां से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। सिवाना का गढ़ पहाड़ी मार्ग दुर्गम थे। वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। रावल सुखराज, सूजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। क्योंकि ये चंद्रसेन के साथी थे तो इन्हें भी खदेड़ा गया और चंद्रसेन कहाँ पहुंच गए थे? सिवाना के गढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। फिर भी चंद्रसेन हाथ न आ सका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहां से कानूजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ में लोग अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, तो चंद्रसेन लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और मुगल सेना फिर भी उसके पीछे पड़ी हुई थी। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है तो चंद्रसेन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मोटा राजा उदय सिंह, 1583 से 1595। पंद्रह सौ 81 से 1583 के मध्य मारवाड़ खालसा सीधे केंद्र के अधीन क्षेत्र था। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। यह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया था।
अब इसमें ये लिखा है कि जो जोधाबाई थी उनका विवाह जहांगीर से हुआ था, और आप देखते हैं इतिहास में जोधाबाई का विवाह अकबर से बताया जाता है, तो इसमें स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। इसमें जोधाबाई का विवाह जहांगीर के साथ बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 ईस्वी। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया और खिलअत, जड़ाऊ, जमधर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब और 4000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया गया। चूंकि आयु उसकी उस समय 11 वर्ष की थी, बादशाह ने आसोप ठाकुर राज सिंह कुपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया और 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया। उत्तराधिकार युद्ध में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या वहां पर मर मिटते हैं। तो ये इनकी रानी ने कहा, संदेश भेजा और किले के द्वार खोलने से इन्होंने इनकार कर दिया। और संदेश क्या भेजा था कि जो राजपूत होते हैं या तो युद्ध से जीत कर आते हैं या वहीं पर मर जाते हैं। महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते, यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने एवं जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए। यानी सती होने की तैयारी कर रही थी रानी, पर रानी की मां ने उन्हें समझाया और जसवंत सिंह ने वचन दिया कि वे पराजय का बदला लेंगे, तब दुर्ग के द्वार खोले गए। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया। फलता उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु वहां शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं 28 नवंबर 1678 को उसकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध हैं। मोहिनोद नैन्सी उसका मंत्री था। नैन्सी ने नैन्सी री ख्यात व मारवाड़ रा परगना री विगत नामक ग्रंथों की रचना की थी। तो ये ग्रंथ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है बीकानेर का राठौड़ वंश एवं इसके प्रतापी शासक। अब बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में बताया जा रहा है और जो प्रतापी शासक थे उनके बारे में। सबसे पहले लिखा है राव बीका 1465 से 1504 ईस्वी। लिखा है बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। अपने पिता के द्वारा व्यंग किए जाने पर 1465 ईस्वी में
वह जांगल प्रदेश में आ गया। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बीका व जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता। दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। तो एक दूसरी मान्यता ये भी है कि जो जांगल प्रदेश था इसे राव बीका और जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता था, तो दोनों के नाम पर इसका नाम बीकानेर रख दिया गया मिलाकर। भाटी, चौहान, खींचियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पोंगल के राव सेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौर सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। इसने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये याद रखिएगा, देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण राव बीका ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राव लून कर्ण 1505 से 1526 ईस्वी। लिखा है राव लून कर्ण राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। यह 1526 ईस्वी में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। बीठू सूजा ने अपने ग्रंथ रावजयसी रोचंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा है। तो ये याद रखिएगा। आगे लिखा है कर्मचंद्र वंशोत कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। लून करण सर झील का निर्माता भी इसे स्वीकार किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राव जैतसी 1526 से 1541 ईस्वी। जैतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई को पराजित किया। तो काबुल के मुगल शासक कामरान को जैतसी ने पराजित किया था और कामरान हुमायूं का भाई था। इस युद्ध का वर्णन बीठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसी रोचंद में किया। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा, मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 ईस्वी में साहेबा या पाहेबा जोधपुर के युद्ध में राव जैतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राव कल्याणमल। लिखा है कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया। इसने भटनेर के किले पर अधिकार किया और 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसने खुद मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। आगे लिखा है कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। तो ये भी याद रखिएगा। कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह एवं पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। वहीं दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था, जिसने बेली किसन रुक्मणी री नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राव राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी। लिखा है यह 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। इसने अकबर के गुजरात अभियान व कांधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने 1572 ईस्वी में इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। तो ये आपको याद रखना है, राय सिंह को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी और फिर ये बीकानेर का शासक बना था। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा किले के दरवाजे पर
जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाईं। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है, तो राव राय सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राव कर्ण सिंह 1631 से 1668। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध हुआ जो मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। तो राव कर्ण सिंह का युद्ध हुआ था नागौर के शासक अमर सिंह के साथ। आगे लिखा है मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुक सप्तती में कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया है। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल से कर्णभूषण और काव्य डाकनी नामक ग्रंथ लिखे। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है शाकंभरी का चौहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासक। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। वंशावलियों और ख्यातों ने इनको अग्निवंशी माना है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के विचार से ये सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे और अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है, यानी इसमें भी विवाद है। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं। इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहानों चौहानों का आदि पुरुष था जिसका समय 1551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। इसी का वंशज सामंत सांभर का शासक था जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। वागपतिराज चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 983 ईस्वी का हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वैरीघट यानी शत्रु संहारक से मिलती है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। तो ये किसके अनुसार बताया गया है? फरिश्ता के अनुसार। अब शासकों के बारे में लिखा है। सबसे पहले लिखा है अजय राज 1105 से 1133 ईस्वी। लिखा है अजय राज जो 1105 ईस्वी में शासक बना इस वंश का प्रतापी शासक था। 1113 ईस्वी में इसने अजय मेरू यानी कि अजमेर नगर बसाया तथा चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय द्रंभ कहलाए। तो ये आपको याद रखना है। 1113 में अजय राज ने अजय मेरू अजमेर शहर बसाया था और चांदी और तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। आगे लिखा है कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। अजय राज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा।
उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनवाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। तो पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश अजय राज ने प्रदान किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी। अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमार पाल चालुक्य से परास्त हुआ। तो इन्होंने तुर्कों और मालवा के शासकों को हरा दिया था, लेकिन खुद गुजरात के शासक कुमार पाल चालुक्य से हार गए थे। इसने अजमेर में आना सागर झील एवं पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये आपको याद रखना है, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो अर्णोराज ने। अर्णोराज शैव था, किंतु उसमें अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना थी। उसने अजमेर में खरतग रच के अनुयायियों के लिए भूमिदान किया। देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे, तो इनके नाम याद रखिएगा जिनको उसने सम्मानित किया। वैसे तो चालुक्यों के हाथों पराजय से उसे कुछ मानहानि उठानी पड़ी थी, फिर भी गजनवियों को परास्त कर मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को घटने नहीं दिया। तो अर्णोराज के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था, और यहीं से आपको इतना ही याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था, तो विग्रहराज चतुर्थ। इसने गजनी के खुसरू शाह को भी परास्त किया। जानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी, और ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। विग्रहराज ने हरकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाईं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर वहां 2.5 दिन का झोपड़ा यानी मस्जिद बनवाई। तो पहले यहाँ पर संस्कृत पाठशाला थी और उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियां खुदी हुई थी। फिर बाद में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वा दिया और वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया, यानी कि मस्जिद बनवा दी। विग्रहराज ने बीसलपुर बसाकर वहां बीसलपुर झील बनवाई। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उनकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई। ये किसने लिखा है? ये लिखा है पृथ्वीराज विजय के लेखक ने, कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं रही थी। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरकेली नाटक से उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। किलहोर ने भी उसकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। विग्रहराज का समय सपाद लक्ष्य का स्वर्ण काल था। तो आपको कवि बांधव की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, ये तो जरूर ही याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बना।
1182 में इसने सतलज प्रदेश के भंडारकों को परास्त किया। इसी वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासकों को पराजित किया, जिसमें प्रसिद्ध वीर आलाउदल लड़ते हुए मारे गए। तो ये आपको याद रखना है। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गहरवाल शासक जयचंद को परास्त किया एवं स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोक्ता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में तो गौरी को उसने पराजित किया, मगर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ, जिससे चौहान राज्य का तो पतन ही हुआ, भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ी। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वह पृथ्वीराज जीत गए थे, लेकिन दूसरे युद्ध में ये हार गए थे मोहम्मद गौरी से। इसके बाद ही भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज तृतीय वीर विद्यानुरागी गुरीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज रासों का लेखक चंदबरदाई उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर संयोक्ता स्वयंवर कथा लिखी हुई है, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोक्ता का अपहरण कर लिया था, फिर उनसे विवाह कर लिया। तो संयोक्ता स्वयंवर कथा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं क्या संयोक्ता के स्वयंवर की कथा है। कन्नौज के शासक जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया तथा अपनी पुत्री संयोक्ता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया। तो पहले क्या होता था कि जो राजकुमारी होती थी तो उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाता था। जितने भी राजा होते थे, जितने भी राजकुमार होते थे, उन्हें आमंत्रित किया जाता था। फिर राजकुमारी जिसे पसंद करती थी उसी के साथ विवाह किया जाता था। तो यही हो रहा था यहाँ पर भी। तो राजसूय यज्ञ किया किसने? कन्नौज के शासक जयचंद ने, और अपनी पुत्री संयोक्ता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। यानी पृथ्वीराज को बुलाया ही नहीं गया। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। संयोक्ता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संयोक्ता वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को ना पाकर वह मन ही मन बड़ी दुखी थी, किंतु जब वह दरवाजे तक पहुंची तो उसे द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई। उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने संयोक्ता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया और चौहान सैनिकों ने गहरवालों को उसका पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोक्ता से विवाह कर लिया, पर इस घटना से जयचंद व पृथ्वीराज के बीच शत्रुता बढ़ गई। तो संयोक्ता तो खुद पृथ्वीराज को पसंद करती थी, तो इसीलिए पृथ्वीराज ने उनका अपहरण किया और फिर उनसे विवाह कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? संयोक्ता कथा की ऐतिहासिकता। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर रोमला थापर एवं डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना है। समकालीन फारसी तवारीखों में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि हम्मीर महाकाव्य तथा रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा इसमें वर्णन न मिलने से सारी घटना को ही काल्पनिक मान लिया जाए, यह उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य एवं वास्तविक है, अतः यह घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। C.V. वैद्य एवं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है।
तो कई इतिहासकार इसे स्वीकार नहीं करते हैं और कई इतिहासकार इसे स्वीकार भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार संयुक्ता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ उतार चढ़ाव या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है रणथंभौर का चौहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासक। अब रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में बताया जा रहा है और इस वंश के जो प्रतापी शासक थे उनके बारे में लिखा है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। तो ये आपको याद रखना है। उसके उत्तराधिकारी क्रमशः वाल्हड़, प्रल्हादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके उत्तराधिकारी वाघभट्ट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया। उसके पुत्र जैत्र सिंह ने नासरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। यानी कि जो सेना भेजी गई थी रणथंभौर नासरुद्दीन द्वारा, तो जैत्र सिंह ने क्या किया, रणथंभौर को जीतने तो नहीं दिया लेकिन कर देने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा। आगे लिखा है हम्मीर 1282 से 1301 ईस्वी। हम्मीर के बारे में बताया जा रहा है। 1282 में हम्मीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया एवं मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी और रणथंभौर पर आक्रमण किया मगर उसे सफलता नहीं मिली। हम्मीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह व के हब्रू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर से नाराज हो गया। हम्मीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया तब 1299 ईस्वी में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया था मंगोल विद्रोहियों को शरण देने के कारण। मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने हम्मीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। तो जो सेना नायक थे उन्हें लालच दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या लालच दिया कि आपको किला देंगे, और वो लोग लालच में आ गए और उसकी तरफ मिल गए। इनके नाम याद रखिएगा, रणमल और रतिपाल। इनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हम्मीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में हम्मीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर कर लिया। तो जब हम्मीर लड़ता हुआ मारा गया तो उनकी पत्नी और जो अन्य महिलाएं थीं सबने मिलकर जौहर कर लिया। आगे लिखा है हम्मीर वीर, उदार एवं शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नयन चंद्र सूरी के हम्मीर महाकाव्य, जोधराज के हम्मीर रासो एवं चंद्रशेखर के हम्मीर हट नामक ग्रंथों से हम्मीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हम्मीर के लिए यह दोहा प्रसिद्ध है। तो एक दोहा लिखा हुआ है हम्मीर के लिए। क्या दोहा है? सिंह सवन सतपुरुष, वचन कदली फलय एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जालौर का चौहान वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। अब जालौर के चौहान वंश के बारे में बताया जा रहा है। जालौर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालौर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए आवश्यक कार्य था। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के समय जालौर पर चौहानों का अधिकार था। जालौर के इस चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। तो ये नाम याद रखिएगा, जिसने 1181 ईस्वी में इस राजवंश की नींव डाली थी। अब जालौर के चौहान वंश के जो प्रतापी शासक हैं कान्हड़ देव, इनके बारे में लिखा है।
जालौर के चौहान वंश की नींव किसने डाली थी? कीर्तिपाल ने, ये आपको याद रखना है। अब कान्हड़ देव के बारे में लिखा है 1305 से 1311 ईस्वी। लिखा है कान्हड़ देव जालौर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कान्हड़ देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हुआ। 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालौर भेजा। वह कान्हड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया। दिल्ली दरबार का माहौल कान्हड़ देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कान्हड़ देव दिल्ली दरबार से चला गया। जिसके बाद कान्हड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष हुआ। नैन्सी ने युद्ध का कारण कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया। ये किसने बताया है? ये नैन्सी ने बताया है कि कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना इस युद्ध का कारण था। 1308 में सुल्तान ने जालौर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया और उसका नाम खैराबाद रखा तथा कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का प्रतिनिधि नियुक्त किया। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालौर पर घेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिल सकी। अंत में कान्हड़ देव के एक दहिया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कान्हड़ देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जौहर किया। अलाउद्दीन ने जालौर जीतकर उसका नाम जलालाबाद रख दिया। तो जालौर का नाम बदलकर अलाउद्दीन ने क्या कर दिया? जलालाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है आमेर का कछवाहा वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। अब ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है और मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि प्रश्न जो है इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं भारमल लिखा हुआ है, भारमल, तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये किस वंश के थे, तो आपको पता होना चाहिए कछवाहा वंश के थे। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इन सब के बारे में जानना जरूरी है। चलिए आमेर के कछवाहा वंश और इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है कछवाहा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। तो रामचंद्र के यानी श्री राम के 2 पुत्र थे, उनमें बड़े पुत्र थे कुश, तो कछवाहा अपनी उत्पत्ति उन्हीं से मानते हैं, कुश से। सूरमल मिशन के अनुसार कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कूर्म वंशी कहलाने लगे और साधारण भाषा में उन्हें कछवाहा कहा जाने लगा। ढूंढार प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाहों को मीनाओं तथा बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रथम राजधानी दौसा रही। कछवाहा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। 1137 ईस्वी में दुलह राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढार में नवीन राज्य स्थापित किया। दुलह राय ने ही जमवा रामगढ़ में मीनाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मीनाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। अब कछवाहा वंश के जो शासक थे भारमल, उनके बारे में बताया गया है और ये वही भारमल हैं जिनकी पुत्री का विवाह अकबर से हुआ था। चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। लिखा है भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था। उसे अपनी सत्ता के लिए मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और यह मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। अकबर जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांभर में भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसे कालांतर में मरियम उल जमानी नाम से जाना गया, का विवाह अकबर के साथ किया। अब यहाँ पर इनकी पुत्री का नाम हरखाबाई बताया गया है, पर आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर नाम जोधाबाई भी है, कि अकबर का विवाह जोधाबाई के साथ हुआ था। चलिए पढ़ लेते हैं आगे। लिखा है जहांगीर इसी हरखाबाई का पुत्र था। 1562 ईस्वी में सांभर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इनके पुत्र का नाम भगवान दास था और भगवान दास के पुत्र थे मान सिंह। इन सब के बारे में अभी नीचे बताया गया है।
अब लिखा है भगवान दास के बारे में। ये राजा भारमल के पुत्र थे और इनके पुत्र थे मान सिंह और इनकी पुत्री का नाम था मानबाई और इनकी पुत्री का विवाह हुआ था जहांगीर के साथ। यही लिखा हुआ है। भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा। इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। यह 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा। इसने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। खुसरो मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हुई। अब लिखा है मान सिंह के बारे में। ये भगवान दास के पुत्र थे। 1589 से 1614 ईस्वी। मान सिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया था। इसने अकबर एवं जहांगीर 2 मुगल सम्राटों की सेवा की। अकबर के रणथंभौर अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मान सिंह ने भूमिका निभाई। गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मान सिंह महाराणा प्रताप के साथ संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया और 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। यह अकबर के नौरत्नों में सम्मिलित था। अकबर ने इसे फरजंद यानी बेटा की उपाधि व 7000 का मनसब दिया था। 1589 ईस्वी में जब यह बिहार का सूबेदार था तो इसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई और यह 1589 में आमेर का शासक बना। मान सिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मान सिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में एलिचपुर में हुई। मान सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके समय में मान चरित्र, महाराजकोष नामक ग्रंथ रचे गए। इसी के समय में मुरारीदान ने मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। मान सिंह के समय ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667। 11 वर्ष की आयु में 1621 ईस्वी में जय सिंह आमेर का शासक बना। इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया, जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। 1629 ईस्वी में इसने उत्तर पश्चिमी सीमांत में उजबेगों के विद्रोह को दबाया। 1630 ईस्वी में जय सिंह ने खाने जहां लोधी के विद्रोह को दबाया। यह 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गया। आगे लिखा है 1637 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर सुजा के साथ कंधार भेजा गया। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराधिकार युद्ध के समय इसे सुजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां बहादुरपुर के युद्ध में इसने सुजा को पराजित किया। उत्तराधिकार युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया। जय सिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा। दक्षिण में जय सिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल रहा। जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को वृत्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। जय सिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा, जिसने अफजल खां जैसे सेनानायक को पराजित किया था। अंत में शिवाजी और जय सिंह के मध्य संधि हो गई, जो पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। और यहाँ से आपको यही याद रखना है, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी, तो जय सिंह और शिवाजी के बीच में 1665 में। पुरंदर की संधि जय सिंह की दूरदर्शिता और शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता एवं विद्वानों का सम्मान करने वाला था। प्रसिद्ध कवि बिहारी का वह आश्रयदाता था। बिहारी ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये आपको याद रखना है, बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है तो बिहारी ने। लिखा है सवाई जय सिंह। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। 3 दिसंबर 1668 को जन्मे जय सिंह में जय सिंह प्रथम की तुलना में वीरता
और वाक पटुता को अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जयसिंह रख दिया, क्योंकि वह जयसिंह प्रथम से बढ़कर यानी सवाया था। इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई शब्द का प्रयोग करने लगे। 1700 ईस्वी में जयसिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार युद्ध में जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया, मगर जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा। अतः मुअज्जम, जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना, ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया तथा आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर पुनः प्राप्त किया, क्योंकि जो मुअज्जिम था, जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना, इसने क्या किया था, आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया और आमेर का नाम भी बदल दिया, मोमिनाबाद रख दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर को फिर से प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुरड़ा में सम्मेलन बुलाया गया, ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके। किंतु आपसी अविश्वास से यह योजना कार्य रूप न ले सकी। सवाई जयसिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। जयसिंह ने मराठों एवं मुगल सम्राट में समझौता कराने के लिए मध्यस्थता की। 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु हो गई। इसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। उसने जयसिंह कारका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो सवाई जयसिंह ने। जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, मथुरा और उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनवाई। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवाकर 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण करवाया, जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो जयपुर शहर है, इसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। 1734 ईस्वी में इसने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसने जयगढ़ में जयबाड़ तोप का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल व जल महल का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए। तो साथ में आपको ये सब बातें याद रखनी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है जैसलमेर का भाटी राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। अब भाटी राजवंश के बारे में बताया जा रहा है। लिखा है जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशी यादवों से संबंधित करता है और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। विजयराज के शासनकाल से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। विजयराज का पुत्र भोज हुआ, वह गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। इसका उत्तराधिकारी जैसल हुआ जिसने जैसलमेर की नींव रखी। तो ये आपको याद रखना है। जैसलमेर किले का इतिहास 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। दूसरा साका रावल दूदा के समय हुआ, जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। तीसरा अर्ध साका 1550 ईस्वी में हुआ, जब जैसलमेर के शासक लूनकरण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी और अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूनकरण पर आक्रमण कर दिया। लूनकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, किंतु अंतिम रूप से भाटी विजयी रहे। अतः जौहर नहीं हुआ। यह घटना अर्ध साका कही जाती है। अकबर के नागौर दरबार में हरिराय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया।
भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। तो इतना आप भाटी वंश के बारे में याद रखिएगा, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जहां जहां से प्रश्न बनते हैं वहां मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन जानना तो सभी के बारे में है। अब लिखा है भरतपुर का जाट राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। लिखा है जाट एक कृषक जाति है, कृषक यानी कि जो खेती करते हैं, किसान, जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। गोकुल को मार दिया गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा। 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया। सबसे पहले चूड़ामन के बारे में ही बताया जा रहा है। 1695 से 1721 ईस्वी भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन था। चूड़ामन ने मथुरा एवं आगरा के मुगल इलाकों में धावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल सम्राट ने कछवाहा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, पर उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बदन सिंह 1723 से 1756। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जयसिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि एवं जागीरें प्रदान की। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास बनाया। वहां एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण कर सुंदर जल महल बनाए और बाग बगीचे लगाए। डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर व वैर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया। बदन सिंह शांतिप्रिय शासक था। उसने जाट कछवाहा मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया। 1756 ईस्वी में डींग में उसकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है महाराजा सूरजमल 1756 से 1763। महाराजा सूरजमल बदन सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए उत्तराधिकार युद्ध में इसने ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया। 1760 ईस्वी में यह अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया, मगर मराठा सेना नायक सदाशिवराम भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर यह भरतपुर लौट आया। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण एवं सहायता दी। 1763 में रुहेलों के विरुद्ध युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया था। यह सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में खौफ का एक बड़ा उदाहरण है। यहाँ आप चित्र में सूरजमल को देख सकते हैं। इस चित्र में महाराज सूरजमल के बारे में लिखते हुए कालिका रंजन कानूनगो ने लिखा है, उसने अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थे। तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है कालिका रंजन कानूनगो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है करौली का यादव वंश। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ता है। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई थी। इसने बयाना को अपनी राजधानी बनाया, बयाना यानी कि भरतपुर। 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। महाराजा हरबक्ष पाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1852 में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय अपनी कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी।
1.5 वर्ष बाद विचार विमर्श के बाद मदन पाल को करौली का शासक बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमार वंश। तो राजस्थान का इतिहास जितना भी है इसी लेसन में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। लेसन का नाम भी है राजस्थान का इतिहास, एक परिचय, और सभी शासकों के बारे में इसमें बताया भी गया है, तभी तो ये लेसन बड़ा है। इसके बाद के लेसन इतने बड़े नहीं हैं, ये लेसन ज्यादा ही बड़ा है। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, परमार का शाब्दिक अर्थ शत्रु को मारने वाला होता है। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। प्रतिहारों की शक्ति कम होने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था, ये आपको याद रखना है। लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मूल राज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरनी वराह को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद धरनी वराह ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिए। विक्रमदेव प्रपौत्र धारावर्ष आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। इसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया। उसने सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका। उसने नाड़ौल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लून वसही नामक नेमीनाथ का मंदिर बनवाया। 1311 ईस्वी के लगभग नाड़ौल के चौहान शासक राव लूम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है, मराठों का राजस्थान में प्रवेश। किस तरीके से मराठों ने प्रवेश किया राजस्थान में? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी मराठा सेना नायक ने राजपूताना में प्रवेश नहीं किया था। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पारंपरिक गृह कलह के कारण राजपूताना में भी मराठों का प्रवेश हो गया। राजस्थान में पारंपरिक गृह कलह के मुख्य 3 केंद्र बन गए, बूंदी, जयपुर, जोधपुर। क्योंकि उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहे थे, लोग आपस में ही लड़ रहे थे, इसीलिए मराठों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें मौका भी मिल गया। सबसे पहले लिखा है, बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। सवाई जयसिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसने राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह जयसिंह का बहनोई था। 1727 तक साले बहनोई में घनिष्ठ संबंध बने रहे। फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंत में बिल्कुल टूट गए। दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। महाराव बुद्ध सिंह जयसिंह की बहन से घृणा करने लगा और अपनी चूंडावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछवाही रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से भी इनकार कर दिया। इस पर जयसिंह का क्रोधित होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि इनकी बहन वो थी। कछवाही रानी जो थी वह जयसिंह की बहन थी और जो राजा बुद्ध सिंह था इनका बहनोई था। पहले तो इनमें आपसी संबंध अच्छे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनके संबंध में तनाव आ गया, यानी कि इनके संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंत में टूट गए। और जो महाराव बुद्ध सिंह थे वह जयसिंह की बहन से घृणा करने लगे। और जब कुछ दिनों बाद उन्हें पुत्र हुआ तो भवानी सिंह, उसका नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? भवानी सिंह। लेकिन लिखा है, सवाई जयसिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। अभी आप सवाई जयसिंह के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही था। उसके राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह जयसिंह का बहनोई था। 1727 ईस्वी तक साले बहनोई में घनिष्ठ संबंध बने रहे, पर
फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंत में बिल्कुल टूट गए। दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। महाराव बुद्ध सिंह जयसिंह की बहन कछवाही रानी से घृणा करने लगा और अपनी चुंडावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछवाही रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से भी इनकार कर दिया। इस पर जयसिंह का क्रोधित होना स्वाभाविक ही था, अतः उसने बुद्ध सिंह को सिंहासनच्युत करने का निश्चय कर लिया। जब महाराव बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर गया हुआ था तो उसकी अनुपस्थिति में जयसिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालम सिंह के पुत्र द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1730 ईस्वी में बूंदी गद्दी पर बैठा दिया। जयसिंह की इस कार्यवाही ने कुछ ही वर्षों बाद मराठों को राजपूताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। 1732 ईस्वी में जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ कर दिया। जयसिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की हत्या भी करवा दी। इस घटना ने कछवाई रानी को जयसिंह का विरोधी बना दिया और उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। मराठे इस अवसर की तलाश में ही बैठे थे, तो जयसिंह ने अपने बहन के पुत्र भवानी सिंह की हत्या करवा दी। क्यों करवा दी? ताकि उसके दामाद दलेल सिंह का रास्ता साफ हो सके, क्योंकि उसने अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री जो उसकी थी कृष्णा कुमारी, उसका विवाह कर दिया था दलेल सिंह के साथ। तो जब इसने भवानी सिंह की हत्या करवा दी तो इसकी जो बहन थी वह इसके विरोध में आ गई और मराठों से सहायता प्राप्त करने का उसने प्रयास किया। और मराठे तो इसी तलाश में बैठे थे, वो तो चाहते ही थे कि हमें मौका मिले। आगे बढ़ते हैं। अतः 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को मल्हार राव होलकर और रानोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। 4 दिन के संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। बूंदी में महाराव उम्मेद सिंह यह बुद्ध सिंह का पुत्र था। इस समय बुद्ध सिंह अफीम व शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था का शासन स्थापित हो गया। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कछवाई रानी ने होलकर के राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। चूंकि उम्मेद सिंह अभी छोटा था अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया। प्रताप सिंह दलेल सिंह का बड़ा भाई था। तो ये बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष था जिसके बारे में आपको पढ़ा दिया है। अब लिखा है होरड़ा सम्मेलन, और इन सब के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जो लगातार वीडियो देख रहा है उसे पता है। इन सब के बारे में जो और किताबें मैंने पढ़ाई हैं उनमें थोड़ा थोड़ा बताया गया था, लेकिन ये किताब क्लास 10th की है तो इसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है। लिखा है मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल शासन की असफलता तथा राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को होरड़ा में एकत्र करने का प्रयास किया। 16 जुलाई 1734 ईस्वी को पूर्व निश्चित स्थान होरड़ा में सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने की। सम्मेलन में सवाई जयसिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे। एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा। कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्यवाही आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे। यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो वह अपने पुत्र अथवा भाई को भेजेगा। किंतु इस सम्मेलन की योजनाएं कभी धरातल पर नहीं उतरी। सिर्फ ये योजना तो बना ली गई लेकिन इन पर अमल नहीं किया गया, यानी कि इनकी पालना नहीं की गई। आगे लिखा है प्रत्येक शासक के अपने स्वार्थ थे, इसलिए उनमें एकजुटता स्थापित होना असंभव था। होरड़ा सम्मेलन इस प्रकार एक असफल प्रयास साबित हुआ। यानी
यानी कि होड़ा सम्मेलन में प्रयास अच्छे किए गए, योजना भी अच्छी बनाई गई, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी क्योंकि जो राजा थे उनमें अपने स्वार्थ भरे हुए थे। सब अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे थे, अपने लाभ के बारे में सोच रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई से विवाह किया था। विवाह से पूर्व जयसिंह ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र को ही, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही गई थी। तत्पश्चात 1722 ईस्वी में जयसिंह की खींची रानी सूरज कुंवर से एक पुत्र ईश्वरी सिंह उत्पन्न हुआ। 1728 ईस्वी में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर से एक पुत्र माधव सिंह उत्पन्न हुआ। अतः जयसिंह के बाद माधव सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष निश्चित हो गया। सितंबर 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा, किंतु माधव सिंह ने 1708 के इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा किया। इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधव सिंह में गृह कलह आरंभ हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न आरंभ हो गए। माधव सिंह की ओर से मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई। इसके बदले में होलकर को 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। उधर ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली। फरवरी 1745 ईस्वी में माधव सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, किंतु ईश्वरी सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधव सिंह और उसके सहयोगियों को परास्त कर खदेड़ दिया। माधव सिंह ने एक बार फिर मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा और सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वचन दिया। मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडे राव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने के लिए भेजा। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर पुनः भीषण युद्ध हुआ। राजमहल के इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजय हुआ। राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर था, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह की ओर से अधिक रुपया देने का लालच दिया गया, तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़कर माधव सिंह का पक्ष ले लिया। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था, और अभी सूरजमल के बारे में ऊपर मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो वही सूरजमल के बारे में लिखा हुआ है। सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की सहायता की थी इस युद्ध में, और उसे माधव सिंह को 4 परगने देने, उम्मेद सिंह को बूंदी का राज लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वायदा करने को विवश होना पड़ा। बगरू के युद्ध के बाद ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वायदा किया था वह उन्हें नहीं दे सका। होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा। मार्ग में उससे जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपयों के साथ मिला, पर होलकर इस राशि से खुश न था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजपूत ने लौटकर जब ईश्वरी सिंह को यह सूचना दी तो ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। तब निराश होकर 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजालों से अपने को आजाद कर लिया, क्योंकि उनके पास अब पैसे तो बचे नहीं थे जो वह मराठों को दे सकें, और कोई रास्ता भी नहीं था, तो इसीलिए ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। आगे बढ़ते हैं। अब होलकर ने माधव सिंह को बुलवाकर उसे जयपुर की गद्दी पर बैठाया। माधव सिंह के गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी अपनी लंबी चौड़ी मांग रखी। माधव सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था। 10 जनवरी 1751 को उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों व बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधव सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से आरंभ हुई, जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी घातक सिद्ध हुई।
तो जो माधो सिंह था ये मराठों को सबक सिखाना चाहता था। अब मराठे जो थे ये मंदिर देखने के लिए आए थे जयपुर में, मंदिर और बाजार। और माधो सिंह ने क्या किया, नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए और कत्लेआम वहां पर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है तुंगा का युद्ध। जयपुर राज और मराठों के मध्य चौथ को लेकर बार बार विवाद होता रहा था। फलस्वरूप मराठे महादजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटमार मचाया करते थे। मराठों की इन हरकतों से परेशान जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति का प्रयास कर रहा था, क्योंकि मराठे जो थे इनसे जो जयपुर के शासक थे परेशान हो गए थे इनकी हरकतों से। आगे लिखा है प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया तथा शिवपुर व करौली के शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया। इनके अतिरिक्त महादजी का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बैग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया। अतः 28 जुलाई 1787 को लाल सोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों और राठौड़ कछवाहा गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णायक रहा। महादजी पीछे हट गया और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ, जिसने मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली। राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक और प्रयास किया। उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार भी विजय मराठों के साथ ही हाथ ही लगी। अतः जयपुर राज्य को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। तो मराठा शक्तिशाली थे, हर बार जीत जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कृष्णा कुमारी विवाद। चलिए कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में जान लेते हैं। कृष्णा कुमारी से संबंधित प्रश्न लेवल 1 में फरवरी 2023 वाले पेपर में पूछा जा चुका है। जिसने भी वीडियो देखा है उसे तो पता होगा, क्योंकि लेवल 1 का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो उसमें प्रश्न पूछा गया था कि कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी। तो ये मेवाड़ की राजकुमारी तो थी, लेकिन मेवाड़ के उदयपुर से इनका संबंध है। तो ऑप्शन में उदयपुर था, जोधपुर था और जयपुर भी था शायद। तो आपको याद रखना है कि कृष्णा कुमारी उदयपुर की राजकुमारी थी। ये आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है, हो सकता है फिर से पूछ लिया जाए। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। ये आपको याद रखना है, ये भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हुई थी। यानी कि आप देख रहे हैं पिता का नाम भी भीम सिंह है और जिनसे सगाई हुई थी उनका नाम भी भीम सिंह है। किंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया। पर इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने मारवाड़ का अपमान माना और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण का निश्चय किया। इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः मराठों एवं अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ व मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हुआ। मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया। अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करने या कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखा और उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी। अंत में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने, जो अमीर खां से मेवाड़ की रक्षा करने में असमर्थ था और मान सिंह से कृष्णा कुमारी की शादी नहीं करना चाहता था, 21 जुलाई 1810 को जहर पिलाकर अपनी ही पुत्री की हत्या कर दी। यानी कि इसने विवाह नहीं किया मान सिंह से और अपनी पुत्री को जहर दे दिया, जहर पिलाकर हत्या कर दी। मात्र 16 वर्षीय
अपनी पुत्री की यह हत्या मेवाड़ के भीम सिंह पर ही नहीं, समस्त मेवाड़ की शान पर एक धब्बा था। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का यह सबसे काला अध्याय था। तो कृष्णा कुमारी के बारे में आपको याद रखना है, ये उदयपुर की राजकुमारी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई और वह कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई बख्त सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। जून 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। नवंबर 1750 ईस्वी में बख्त सिंह ने राम सिंह को परास्त कर उससे जोधपुर की गद्दी हथिया ली। राम सिंह भागकर जयपुर आया और माधो सिंह से शरण प्राप्त कर मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 1752 ईस्वी में जब बख्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे और मराठे हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कब उन्हें मौका मिले और कब वे हस्तक्षेप कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 सितंबर 1752 ईस्वी को बख्त सिंह की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अतः जून 1753 ईस्वी में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा। 15 सितंबर 1753 को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में न था, वह उनसे संधि करने को विवश हो गया। फरवरी 1756 ईस्वी में इनके बीच संधि हुई और जब संधि हुई तो संधि में कुछ शर्तें भी थीं। क्या शर्तें थीं? अजमेर और गढ़बीटली मराठों के अधिकार में रहेंगे। जालौर सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांभर, मारोठ, सोजत, परबतसर और केकड़ी के 84 गांव शामिल थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया और जोधपुर, नागौर तथा मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार किया, जिसमें 25 लाख प्रथम वर्ष में और शेष राशि आगामी 2 वर्षों में किस्तों में देनी थी। राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र था। तो ये शर्तें रखी गईं जब ये संधि हुई। राजस्थान ने उपर्युक्त राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनका हस्तक्षेप आरंभ हो गया था। केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे। शेष संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपनी स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न न रहे। अब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई थी। और लेसन भी यहीं पर होता है समाप्त। इसीलिए इस लेसन को मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट करवाया। अगर मैं इसे एक साथ पढ़ा देती एक ही वीडियो में तो आप लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं, क्योंकि बड़ा वीडियो देखना बहुत परेशानी करता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाती। अब ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं और ये अभ्यास प्रश्न आपको मिलते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं, होमवर्क में। आप लोग इनके उत्तर कमेंट में जरूर बताएंगे। आपने अच्छे से लेसन समझा है, सुना है, तो आप इनके उत्तर जरूर बता पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं आऊंगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेसन के साथ। और दूसरे लेसन का नाम क्या है? दूसरा लेसन इतना बड़ा नहीं है, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।